हर जुर्म का सबसे पहला गवाह इंसान खुद होता है। दोस्तों, जरा ये बात सोच के बताएं कि आपके नजदीक मोरालिटी क्या है। ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सही है और कौन गलत? इस बात का फैसला आप मजहब के जरिए करते हैं या मुल्क के कानून के थ्रू? मसलन कोई इंसान अगर अपने हालात से मजबूर होकर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी करे तो क्या आप उसे गलत कहेंगे? या फिर आप ये कहेंगे कि मुल्क में इतनी ज्यादा गुर्बत है, मुफलिसी है कि उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था? उसकी सजा का फैसला आखिर कौन करेगा? उस मुल्क का कानून जहां ये जुर्म हुआ या फिर कोई और? अगर कानून फैसला करेगा तो क्या उसकी भी वही सजा होगी जो किसी भी आम चोर की होती है, या फिर उसके जिंदगी के हालात को सामने रखते हुए इस फैसले को सरअंजाम दिया जाएगा? ये सारे सवाल बहुत अहम है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम सवाल यह है कि आखिर ये सजा क्या होती है? क्या जिस्मानी सजा ज्यादा तकलीफ दे होती है, या जब इंसान का जमीर खुद उसे कटहरे में खड़ा करके सवाल करना शुरू कर दे वो ज्यादा तकलीफ दे है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए रशिया के ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने उसके नाम को पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अगर दुनिया के टॉप नॉवेल्स की लिस्ट बनाई जाए तो यह नॉवल इस लिस्ट में नंबर 1 पर आएगा। मैं बात कर रहा हूं क्राइम एंड पनिशमेंट की, जिसे लिखा था द मास्टर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने। दोस्तोयेव्स्की दोस्तों सिर्फ एक नॉवेलिस्ट, एक ऑथर, एक राइटर नहीं था, बल्कि वो इंसान की रूह का, इंसान की साइकोलॉजी का सर्जन था। वो सिर्फ कहानियां नहीं लिखता था, बल्कि इंसान के अंदर चलने वाली जंग को डायसेक्ट करता था। उसकी पूरी फिलॉसफी एक आइडिया पर बेस्ड है, और वो ये दैट ह्यूमंस आर नॉट रैशनल क्रिएचर्स, वी आर कॉन्ट्रडिक्शंस रैप्ड इन कॉन्शियसनेस। दोस्तोयेव्स्की 1821 में मॉस्को, रशिया में पैदा हुआ। उसके माँ बाप बहुत हार्ड वर्किंग और मजहबी लोग थे। उसका बाप एक डॉक्टर था, मगर वो लोग इतने गरीब थे कि 5 बच्चों के साथ सिर्फ 2 कमरों में रहते थे। इसीलिए बचपन से ही दोस्तोयेव्स्की ने गुर्बत, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल इंस्टेबिलिटी को बहुत ही करीब से देखा। और उसके यही पर्सनल एक्सपीरियंसेस बाद में उसकी राइटिंग के सेंट्रल थीम्स बन गए, जैसे कि सफरिंग, गिल्ट, मोरालिटी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। दोस्तोयेव्स्की ने बड़े होकर सेंट पीटर्सबर्ग मिलिट्री इंजीनियरिंग एकेडमी ज्वाइन की और फाइनल ईयर में 3rd पोजीशन भी ली। लेकिन हमेशा से इंजीनियरिंग से ज्यादा उसका इंटरेस्ट लिटरेचर और ह्यूमन माइंड को समझने की तरफ था। उसकी अर्ली राइटिंग्स जैसे कि पुअर फोक ने उसे पहचान दी, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ आया इन द ईयर 1849, जब उसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। उसे साइबेरिया के सख्त सर्द मौसम में प्रिजन कैंप में भेज दिया गया। वहां उसने क्रिमिनल्स के साथ, मर्डरर्स के साथ काफी अरसा गुजारा। उसे डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सजा भी सुना दी गई, लेकिन जैसे ही उसको सजाए मौत दी जानी थी, द ऑर्डर टू किल हिम वॉज रिवोक्ड। इस एक्सपीरियंस ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, और इसी के साथ उसकी राइटिंग्स ने एक ऐसा टर्न लिया which the entire world saw itself। अलग अलग स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स ने दोस्तोयेव्स्की को साइकोलॉजिकल रियलिज्म का पायनियर कहा है। यहां तक कि फ्रीडरिक नीचा भी दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग से बहुत इंस्पायर्ड था। वो कहता था कि he was the only psychologist from whom I had anything to learn। दोस्तोयेव्स्की के नॉवेल्स का प्लॉट तो इंटरेस्टिंग होता ही है, लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है वो होती है इसके कैरेक्टर्स के अंदर चलने वाला इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो पढ़ने वाले को अपने सहर में मुब्तला कर देता है। ये वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो आप और मैं अपनी डेली जिंदगी में फेस करते हैं, लेकिन किसी को बताने से शर्माते हैं और घबराते हैं। जब आप दोस्तोयेव्स्की को पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभार तो ऐसा लगता है कि आपके सामने आईना है और आप अपने अंदर झांक के देख रहे हैं। यही वजह है कि मैंने जो अपनी टॉप 10 ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट बनाई है, उसमें नंबर 1 पर है क्राइम एंड पनिशमेंट, और नंबर 2 पे है द ब्रदर्स कारामाज़ोव, जिसको भी दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है। आज की जो हमारी गपशप है उसके अंदर मैं क्राइम एंड पनिशमेंट के नॉवल को रिव्यू करूंगा, इसकी कहानी आपको बताऊंगा, और उसके बाद इसकी थीम्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं क्राइम एंड पनिशमेंट के मेन कैरेक्टर की दुनिया में, जिसका नाम है रोडियन रोमानोविच रसकोल्निकोव। वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाला एक लॉ स्टूडेंट है जो शदीद गुर्बत का शिकार है। पैसे की कमी की वजह से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, और वो एक छोटे से घुटन भरे कमरे में अकेला रहता है। उसकी लाइफ का ज्यादा हिस्सा अकेलेपन, फाइनेंशियल प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस में गुजरता है। रसकोल्निकोव का मसला सिर्फ गुर्बत नहीं, बल्कि उसके ज़हनी हालात भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसे हकीकत से दूर लेके जा रहे हैं। रसकोल्निकोव खुद को बाकी लोगों से इंटेलेक्चुअली सुपीरियर समझता है। उसे लगता है कि वो बहुत अक्लमंद है, बहुत शार्प है। वो लोगों से हेल्प नहीं लेना चाहता क्योंकि हेल्प लेने में उसे बेइज्जती महसूस होती है, और इसी वजह से उसकी कंडीशन हर आते दिन के साथ और खराब होती जाती है।
उसके जहन में हमेशा अजीब और गरीब किस्म की कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चलती रहती हैं। कभी वो खुद को सोसाइटी का बेकार फर्ज समझता है और कभी खुद को एक एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड के तौर पर देखता है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ही उसकी शख्सियत का शायद सबसे अहम हिस्सा है। इसी मेंटल स्ट्रगल के दौरान रस्कोल्निकोव एक थ्योरी डेवलप करता है जिसके मुताबिक दुनिया दो किस्म के लोगों पर बेस्ड है, एक तरफ ऑर्डिनरी और दूसरी तरफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी लोग वो होते हैं जो एक एवरेज जिंदगी गुजारते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखते और बहुत ही ओबीडियंट होते हैं। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वो होते हैं जो वो सब करते हैं जो उनका दिल चाहता है। वो ओबीडियंट नहीं होते, बल्कि उनके पास ये हक है कि वो कानून को तोड़ सकें और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। वो नेपोलियन जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स को आइडियलाइज करता है, उन्हें अपने सामने रखता है, जो कानून तोड़कर भी हीरो बन गए। इन्हीं स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर उसको लगता है कि उसकी थ्योरी के अंदर बहुत जान है, जबकि दरअसल ये थ्योरी सिर्फ उसके ईगो और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। लेकिन चूंकि वो अपने आप को हर कानून से ऊपर समझता है, इसीलिए वो सोचता है कि अगर वो दुनिया से ऐसे लोगों को खत्म करना शुरू कर दे जो इस सोसाइटी के लिए खतरनाक हैं, तो ये एक हीरोइक एक्ट है। अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए रस्कोल्निकोव एक बूढ़ी पॉन ब्रोकर खातून जिसका नाम एलियोना इवानोव्ना होता है उसको कत्ल कर देता है। पॉन ब्रोकर एक ऐसा शख्स होता है जो लोगों का कीमती सामान टेम्पररी तौर पर अपने पास गिरवी रखकर उन्हें लोन देता है। अगर वो कर्जा वापस कर दें तो ठीक, वरना उनकी कीमती चीज वो गबन कर लेता है। एलियोना भी एक ऐसी ही पॉन ब्रोकर खातून थी जिसके बारे में रस्कोल्निकोव का ख्याल यह था कि ऐसे लालची लोगों को अगर मार भी दिया जाए, खत्म भी कर दिया जाए, कत्ल भी कर दिया जाए तो सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये सब सोचकर इस औरत को कत्ल तो कर देता है, लेकिन इस कत्ल के बाद उसके साथ जो होता है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। जब रस्कोल्निकोव उस बूढ़ी पॉन ब्रोकर को मार रहा होता है तो उसी वक्त उस औरत की बहन भी उस रूम में आ जाती है। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए उसे उस दूसरी औरत को भी मर्डर करना पड़ता है। सोचा तो रस्कोल्निकोव ने यह था कि इसको कत्ल करने के बाद मुझे एक रिलीफ महसूस होगा, मुझे महसूस होगा कि मैंने दुनिया पर से बोझ कम कर दिया। लेकिन दरअसल वो शदीद स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। उसे गिल्ट होता है, उसकी मेंटल कंडीशन और ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। उसे लगता है कि हर कोई उस पर शक कर रहा है और छोटी छोटी बातें भी उसे पैनिक में डाल देती हैं। पुलिस को रस्कोल्निकोव के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको ये जरूर रियलाइज करवा देता है कि वो सब उस पर नजर रखे हुए हैं। ये चीज भी रस्कोल्निकोव को काफी एंग्शियस कर देती है। यहीं पर कहानी में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है, एक लड़की जिसका नाम है सोनिया मार्मेलाडोव। जब रस्कोल्निकोव की मुलाकात सोनिया से होती है तो वो मॉरल और स्पिरिचुअल लेवल पर उसके लिए एक मिरर का काम करती है। सोनिया की सादगी, उसका फेथ, उसकी शख्सियत में जो पीस है वो रस्कोल्निकोव के अंदर चलने वाले केओस के बिल्कुल ऑपोजिट है। सोनिया की बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि वो भी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। उसका बाप शराब का आदी होता है, घर की जिम्मेदारियां उस पर आ जाती हैं। उसकी माँ और छोटे बहन भाई भूख और बीमारी का शिकार होते हैं। इन हालात में सोनिया एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाता है। वो अपनी इज्जत, अपनी सोशल आइडेंटिटी और अपने पर्सनल कंफर्ट को कुर्बान करके प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता इख्तियार करती है। इसलिए नहीं कि वो इसे सही समझती है, बल्कि इसलिए कि उसके पास अपनी फैमिली को जिंदा रखने का और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये कुर्बानी सोनिया की सफरिंग को सिर्फ फिजिकल या इकोनॉमिक लेवल तक महदूद नहीं रखती, बल्कि उसे मॉरल और स्पिरिचुअल सफरिंग में भी धकेल देती है। सोनिया भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफर कर रही है, लेकिन वो गलतियों को जस्टिफाई नहीं करती, बल्कि उसे अपनी गलतियों और जमीर को फेस करने की स्ट्रेंथ देती है। वो रस्कोल्निकोव को ये बात रियलाइज करवाती है कि अगर वो कानून के हाथ से बच भी गया तब भी सारी उम्र वो अपने जमीर से कभी नहीं बच पाएगा। अगर उसने अपने जुर्म को फेस नहीं किया तो वो हमेशा अपनी नजरों में एक मुजरिम ही रहेगा। ये बात बिलाखिर रस्कोल्निकोव को समझ आ जाती है और वो अपने आप को कानून और पुलिस के हवाले कर देता है। ये तो थी दोस्तों क्राइम एंड पनिशमेंट की मोटी मोटी कहानी, लेकिन मजा तब आएगा जब मैं इस नॉवल को अनवाइंड करूंगा, अनटैंगल करूंगा और इसकी थीम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, इस नॉवल की जो सबसे पहली थीम है वो है आइसोलेशन और एलियनेशन, यानी कि किसी भी इंसान का अकेलापन। रस्कोल्निकोव का कैरेक्टर काफी आइसोलेटेड है, इनफैक्ट काफी हद तक एंटी सोशल है। वो अपने फैमिली मेंबर से दूर रहता है, अपने दोस्तों यारों से नहीं मिलता। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का आंसर भी है, जिसकी वजह से वो लोगों से कांटेक्ट कम से कम रखता है। उसने अपने आप को दुनिया से अलहदा किया हुआ है, ह्यूमैनिटी से वो अपने आप को अलग समझता है, सुपीरियर समझता है, और बिलाखिर यही चीज उसके मेंटल हेल्थ को खराब करना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों, रस्कोल्निकोव का ये जो अकेलापन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है उसकी गुर्बत, उसकी पॉवर्टी। उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अपनी और अपनी फैमिली के लिए आराम और स्टेबिलिटी ला सके। पैसे की तंगी उसके जहन पर सवार है, और ये बात दोस्तोयेव्स्की इस नॉवल में कमाल के तौर पर बयान करता है। वो दिखाता है कि इंसान के ऊपर जब फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, रोटी का प्रेशर पड़ता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी से अलग हो जाता है। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर्स भी वीक हो जाती हैं।
और यही लोनलीनेस कभी कभी उससे कुछ ऐसे फैसले करवा देती है जिसके ऊपर बाद में उसे रिग्रेट करना पड़ता है। दोस्तोयेवस्की ने इस पूरे नॉवल में रस्कोल्निकोव का जो अकेलापन है, जो एलियनेशन है, जो आइसोलेशन है, उसको सिर्फ उसके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से नहीं जोड़ा, बल्कि ये दिखाया है कि कहीं ना कहीं ये हर इंसान की इंटरनल साइकोलॉजी का इंटेग्रल हिस्सा है। जब इंसान अकेला होता है ना मेरे दोस्तों, तो वो अपने जहन के अंदर ही मकड़ी के जाले बनाता रहता है। उसके जहन के अंदर एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा होता है जिसमें कभी वो बादशाह होता है और कभी एक भिखारी। ये अकेलापन आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खाना शुरू करता है। इंसान की आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को, उसकी शख्सियत को वीक करता है और उसकी पावर ऑफ रीजनिंग को खा जाता है। उसकी मॉरल रीजनिंग भी इफेक्ट करता है। इसी तरह इस कहानी के अंदर दोस्तोयेवस्की ने रस्कोल्निकोव के अंदर चलने वाला जो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी क्या कमाल अंदाज से बयान किया है। साइकोलॉजी में आपने शायद सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हर इंसान की एक रियल सेल्फ इमेज होती है और एक आइडियल सेल्फ इमेज। यूजुअली होता यह है कि जिस शख्स की आइडियल सेल्फ इमेज उसकी रियल सेल्फ इमेज के करीब होती है वो काफी हद तक इमोशनली और मेंटली स्टेबल होता है। लेकिन रस्कोल्निकोव के केस में इट इज टोटली ऑपोजिट। उसका आइडियल सेल्फ इमेज एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर और मॉरली जस्टिफाइड इंसान का है जो अपने मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कोई बड़ा काम करेगा। लेकिन उस बेचारे की जो रियल सेल्फ इमेज है वो तो एक गरीब शख्स की है, एक इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड इंसान की है, एक कंफ्यूज शख्स की है जो रोजाना अपने हालात से लड़ रहा है। रस्कोल्निकोव अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डिनरी समझता है और यही वजह है कि वो उस पॉन ब्रोकर खातून का मर्डर करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जस्टिफाइड है। लेकिन जैसे ही वो उसे मर्डर करता है तो उसकी ईगो और उसकी रियल सेल्फ इमेज आपस में भिड़ जाते हैं। दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। उसको समझ आता है कि उसके एक्शंस उसकी आइडियल सेल्फ इमेज के साथ अलाइन ही नहीं करते। रस्कोल्निकोव के अंदर जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है, जो पर्सनल प्राइड है, वो उसके रिलेशनशिप्स के ऊपर भी हावी आ जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ भी कभी खुलकर कम्युनिकेट नहीं करता क्योंकि उसकी ईगो और सुपीरियोरिटी उसको सबसे अलग कर देती है। दोस्तोयेवस्की ने यह दिखाया कि ईगो और प्राइड सिर्फ सोशल या इमोशनल लेवल पर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और मॉरल लेवल पर भी इंसान की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। वो इसी के बारे में एक कमाल बात लिखता है, इट टेक्स समथिंग मोर देन इंटेलिजेंस टू एक्ट इंटेलिजेंटली। इस बात का मतलब यह है कि जिंदगी में आगे निकलने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, कामयाब होने के लिए सिर्फ ज़हनी सलाहियत और इंटेलिजेंस ही काफी नहीं है। कोई भी काम करने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि इंसान को अपने कॉन्शियंस का, अपने ज़मीर का, अपने एथिक्स का, अपने मोरालिटी का भी ख्याल रखना चाहिए और उसी की बेसिस पर फैसले लेने चाहिए। रस्कोल्निकोव इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो अपनी लॉजिक और रीजनिंग से कत्ल को रैशनलाइज करता है। लेकिन ये इंटेलिजेंस उसे सही फैसला लेने में मदद नहीं करती। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर लिया लेकिन अपने ज़मीर और मॉरल कंपस को भुला दिया। इसका नतीजा ये निकला कि उसने एक ऐसा काम कर लिया जिसको उसने इंटेलेक्चुअली तो जस्टिफाई कर लिया, लेकिन ये काम इंसानी और इखलाकी तौर पर एक तबाहकुन काम साबित हुआ। दोस्तोयेवस्की अपने इस नॉवल के जरिए हमें यह समझाना चाहता है कि ट्रू इंटेलिजेंस सिर्फ सोचने का काम नहीं है बल्कि सही और गलत में फर्क का नाम है। अगर इंसान के पास सिर्फ इंटेलिजेंस हो लेकिन ज़मीर, कंपैशन और मॉरल अवेयरनेस ना हो तो वो लाइफ में गलत डायरेक्शन में निकल जाएगा। आगे बढ़ें तो जब आप क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ते हैं तो आपको वाकई में लगता है कि आप सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में घूम रहे हैं। दोस्तोयेवस्की की डिस्क्रिप्टिव पावर इतनी कमाल की है, इतनी जानलेवा है कि आपको लगता है यू आर पार्ट ऑफ द प्ले। नॉवल में यह बड़ा विविडली दिखाया गया कि सेंट पीटर्सबर्ग का फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट बहुत क्योटिक है और वो किस तरह रस्कोल्निकोव की साइकोलॉजिकल टेंशन को बढ़ाता है। जब वो पॉन ब्रोकर के कत्ल से पहले और बाद अपने सराउंडिंग्स में घूमता है तो आसपास का शोर और जो क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं वो उसकी एंग्जाइटी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। दोस्तोयेवस्की ने जानबूझ के क्राइम एंड पनिशमेंट में ये सारे सीन लिखे थे। वो इसलिए क्योंकि ये सीन कहीं ना कहीं रस्कोल्निकोव के जहन के अंदर जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जो एजिटेशन है, जो परेशानी है, उसके बारे में हमें बताती है। ये चीज ये बात भी साबित करती है कि इंसान का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो आसपास का माहौल है, वो उसकी पर्सनैलिटी को काफी हद तक शेप करता है। इसके अलावा क्राइम एंड पनिशमेंट में रस्कोल्निकोव के कैरेक्टर के जरिए गिल्ट और जमीर की जो मार है उसके बारे में भी बहुत जबरदस्त तरीके से बताया गया। वो बार बार अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका कॉन्शियंस, उसका जमीर हमेशा उसे हकीकत के करीब ले आता है। वो अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डिनरी समझता है लेकिन उसका जमीर उसे बताता है कि तू गलत है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था कि इंसान की जो साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है वो वाकई में फिजिकल पनिशमेंट से ज्यादा खतरनाक है। द मैन हु हैज अ कॉन्शियंस सफर्स whilst acknowledging his sin. That is his punishment. रस्कोल्निकोव भरपूर कोशिश करता है कि अगर वो सारा एविडेंस मिटा दे तो वो कानून के हाथ से बच जाएगा, लेकिन दोस्तोयेवस्की ये बात साबित करता है कि शायद वो कानून से तो बच जाए लेकिन उसका जमीर, उसका कॉन्शियंस उसको बिल आखिर पनिश जरूर करेगा। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक जगह कुछ यूं लिखता है,
योर वर्स्ट सिन इज दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड एंड बिट्रेड योरसेल्फ फॉर नथिंग। यानी कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुमने बिना किसी मकसद के अपने आप को तबाह किया और अपने आप से दगा किया। यानी इंसान अपनी लॉजिक को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे फैसले कर देता है जो उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैन हैज इट ऑल इन हिज हैंड्स एंड इट ऑल स्लिप्स थ्रू हिज फिंगर्स फ्रॉम शेयर कावर्डिस। यानी इंसान के पास जिंदगी की सब अपॉर्चुनिटीज और कंट्रोल होते हैं, मगर वो अपने ही डर और बुजदिली की वजह से उन सब चीजों को खो देता है। दोस्तोयेव्स्की यहाँ ह्यूमन पोटेंशियल और फियर का कंट्रास्ट हाईलाइट करता है। हमारे पास सोचने, प्लान बनाने और एक्शन लेने की ताकत होती है, लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत, मॉरल करेज या सेल्फ डिसिप्लिन को यूज नहीं करते तो जो चीजें हम हासिल कर सकते थे वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। इस नॉवल में एक और बड़ी कमाल की बात लिखी है दोस्तोयेव्स्की ने। टू गो रॉन्ग इन वंस ओन वे इज बेटर देन टू गो राइट इन समवन एल्सेस। यानी कि हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने चाहिए, वो गलत हो या सही। हमारी गलतियां ही हमें सही रास्ते तक ले आती हैं। दोस्तोयेव्स्की यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट थीम्स को हाईलाइट कर रहा है, जो कि है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्री विल। वो ये कहता है कि जब इंसान अपनी फ्री विल के हिसाब से अपने फैसले लेता है तभी इंसान ग्रो कर पाता है, और इस फ्री विल के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। अगर कोई फैसला आपने लिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, उसका नतीजा भी आपको ही भुगतना होगा। दोस्तोयेव्स्की के नजदीक अगर इंसान सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से चले, मुआशरा जो कहता है वही करता रहे, तो वो अंदर से मर जाता है। जब आप इंडिविजुअली फ्री विल के साथ, अपनी मर्जी के साथ फैसले करते हैं तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। इस नॉवल में रस्कोल्निकोव भी फ्री विल के साथ अपना रास्ता चुनता है, लेकिन इस फ्री विल के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नतीजा, और ये नतीजा उसे भुगतना होगा। यहाँ ये बात याद रखेंगे, दोस्तोयेव्स्की ये नहीं कह रहा कि गलती करना अच्छा है, बल्कि ये कह रहा है कि गलती के जरिए ही इंसान अपने मॉरल कंपस और कॉन्शियंस को पहचान सकता है। इसके अलावा क्राइम एंड पनिशमेंट की एक और गहरी थीम है कन्फेशन के बाद इंसान को जो सुकून मिलता है, जिसको बयान करना मुश्किल है। जब इंसान अपने गुनाह को कबूल करता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तब पहली दफा वो असलियत को एक्सेप्ट करता है, और यहीं से उसकी प्रोग्रेस का सफर शुरू होता है। अगर वो दिल से अपने गुनाह को मान ले और उसके बाद अपने मॉरल कंपस को उसी के हिसाब से सेट कर ले। रस्कोल्निकोव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब फाइनली उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया तो उसे वो सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी। वो अपनी इंटेलिजेंस के सहारे सुकून को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सुकून उसे तब मिला जब उसने अपने कॉन्शियस यानी ज़मीर के सामने सरेंडर किया। बुक बडीज, हम इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स हैं। हमारी पर्सनालिटी के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, डीप डार्क सीक्रेट्स होते हैं। हमारी शख्सियत के कई मास्क होते हैं जो हम अलग अलग सिचुएशंस में वेयर करते हैं। हर शख्स की थॉट, इमोशंस और फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, इसीलिए हर शख्स की मोरालिटी भी मुख्तलिफ होती है। हर कोई अपनी ऐप को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग रीजन ढूंढता है, लेकिन बिल आखिर फैसला हमारा कॉन्शियंस ही करता है। लिहाजा दोस्तों, जिंदगी में आपने कभी भी ये डिसाइड करना हो ना कि आप सही हैं या गलत, देन द बेस्ट आंसर यू विल गेट इज फ्रॉम योर कॉन्शियंस। आज के बाद शायद दोस्तोयेव्स्की का रस्कोल्निकोव आपको फैसले लेने में मदद कर सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।